Hey everyone, welcome back to Decode IIT and let's continue our lecture जहाँ पे हमने साइंस का मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ है राइट एंड वी फिनिश्ड विद फोर्स एंड प्रेशर इन आवर लास्ट लेक्चर एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पिछले लेक्चर में भी बात किया है। इसमें हम और डिटेल में फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, फ्रिक्शन होता क्या है, कौन से टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं राइट। सो वी विल ऑल डू दैट राइट एंड एज आई ऑलवेज से प्लीज़ हेल्प अस बाय गिविंग अस अ रिव्यू ऑन गूगल and do subscribe to our social media handles YouTube and Instagram where we do bring all the 1 minute videos, experimental videos to help you understand each science concept from core. चलो, so let's continue this lecture today और आज का जो टॉपिक है that is friction. So this is chapter 2 that is friction, right? And what will be our learnings and what will be our key takeaways from this chapter? तो चैप्टर का रिक्वायरमेंट एज सच बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बट यू नीड टू लर्न द लास्ट चैप्टर। जो लास्ट चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट। फोर्स एंड प्रेशर के कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, फोर्स कैसे लगता है, कहाँ लगता है ना, ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए राइट एंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू नीड राइट। तो बस इतना ही चैप्टर का रिक्वायरमेंट्स है और कुछ नहीं है। व्हाट विल लर्न इन दिस मॉड्यूल, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल बी लर्निंग अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है, लगता क्यों है, वाई इट एक्ट्स, है ना। फिर वी विल सी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बाद फिर वी विल सी की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, है ना, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, दैट विल सी। और उसके बाद हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रिक्शन, ये हम देखने वाले हैं, ठीक। फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं एंड टाइप्स में हम फ्लूइड फ्रिक्शन की बात करेंगे, सॉलिड फ्रिक्शन की बात करेंगे, है ना। तो ये सारे फ्रिक्शन की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना सब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे, करेक्ट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद अगेन द बेसिक रिवीजन ऑफ जो हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में बात किया था कि फ्रिक्शन, है ना, होता क्यों है और आता क्यों है राइट। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी एक बॉल है लेट्स से, है ना, तो बॉल रोल कर रही है ना, या फिर हम चल भी क्यों पाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, है ना। तो हम जब भी चलते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपने पैर से ग्राउंड को पीछे पुश कर रहे होते हैं और ग्राउंड हमको आगे पुश करता है। तो ये जो फोर्स होता है जिससे हम ग्राउंड को पीछे पुश करते हैं और ग्राउंड हमको आगे पुश करता है, ये फ्रिक्शन फोर्स है बेसिकली, है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स है राइट। फ्रिक्शनल फोर्स ही हमको चलाता है। आप समझो कि अगर ये सरफेस बहुत स्मूथ होता, है ना, तो क्या होता, हम ग्राउंड को पुश करते और हम फिसल जाते। हम क्यों फिसलते हैं, बिकॉज फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है सरफेस का, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप केले के छिलके के ऊपर पैर रखो, है ना, तो टेंडेंसी ज़्यादा होती है स्लिप होने की। क्यों, बिकॉज जो ये सरफेस होती है बनाना की, ये बहुत स्लिपरी होती है, स्मूथ होती है ना। इस वजह से हम गिर जाते हैं, हम नहीं चल पाते हैं राइट। अगेन द सेम थिंग गोज़ विद द बॉल ऑल्सो, है ना। तो बॉल आगे जाती है फिर अपने आप रुक जाती है, दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन इसको रोकता है। फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू इट्स मोशन और ये इसको रोकता है ना। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, है ना, जो हमको फ्रिक्शन, जो हमारे फ्रिक्शन को समझाते हैं, ये हमको बताते हैं कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो लग रहा है जिससे चीज़ें रुकती है ना। ऐसे ही सेम चीज़ आपने बाइसिकल में कही होगी, है ना। तो बाइसिकल में अगर आप बाइसिकल चलाते हो, है ना, तो बाइसिकल को आप पैडल मारना जब छोड़ दो, है ना, पैडल होता है ना, पैडल मारना बाइसिकल को छोड़ दो तो क्या होता है, पैडल मारना अगर छोड़ दोगे बाइसिकल को तो क्या होगा, बाइसिकल रुक जाएगी, है ना। बाइसिकल क्या होगा, रुक जाएगी, है ना। और वो क्यों रुकेगी, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लग रहा होता है और ज़्यादा लग रहा होता है ना। तो फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लगता है इस आगे वाले टायर पे, जिस वजह से ये साइकिल रुक जाती है ना, जिस वजह से ये साइकिल रुक जाती है। तो हमको समझ में आता है कि भाई एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है राइट। अब हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बहुत बेसिक से आपको समझाता हूँ कि फ्रिक्शन सबसे पहली बात आता ही क्यों है ना। तो देखो क्या होता है, दुनिया में कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है ना। कोई भी आप सरफेस देखोगे, जैसे मान लो आप कोई रोड पे चल रहे हो, है ना, और वो रोड बस ऐसे ऊबड़ खाबड़ सी है ना, जो आपको दिख रही है ऐसे ऊबड़ खाबड़, है ना। तो क्या होगा, आपकी गाड़ी बहुत तेज़ थोड़ी चलेगी, आपकी गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलेगी, है ना, क्योंकि गड्ढे हैं, ऊबड़ खाबड़ रोड है ना, तो तेज़ नहीं चला पाओगे। क्यों,
क्योंकि ये जो ऊबड़ खाबड़ रोड है ये आपके ऊपर एक पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, आपको प्रिवेंट कर रही है अच्छे से चलने में, है ना। तो ये तो हो गया वैसा, है ना। बट जैसे मान लो हमारी टेबल है, आपको टेबल तो ऐसे दिख रहा होगा सर, टेबल में तो ऐसे कुछ है नहीं, है ना। बट ये तो हमको नेकेड आई से नहीं दिख रहा। अगर हम जो हमारी टेबल है, कोई भी सरफेस ले लो आप, चेयर ले लो, टेबल ले लो, अगर हम टेबल का जो टेबल को देखें, जैसे मान लो ये टेबल है ना, तो टेबल का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है ना, आपको लगेगा अरे ये तो स्मूथ है सर, ये तो एकदम स्ट्रेट है। स्ट्रेट होना स्मूथ होना नहीं होता है ना। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, है ना, अगर मैं इसमें माइक्रोस्कोप लगा के देखूं तो मेरे को ऐसा दिखेगा कि ये जो सरफेस है ना ये कुछ ऐसी है, ऐसी इर्रेगुलर सरफेस बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर सरफेस। तो दुनिया में कोई भी सरफेस जो होती है दैट इज़ इर्रेगुलर, कोई भी परफेक्टली स्मूथ सरफेस नहीं है, कोई भी ऐसी दुनिया में सरफेस नहीं है कि एकदम सीधी हो, है ना। हर सरफेस जो होती है वो इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर मतलब कि इट हैज़ इरेगुलरिटीज़। कैसी इरेगुलरिटीज़? इस टाइप की, देखो ये है ना, ऐसे इस टाइप की इरेगुलरिटीज़ हर सरफेस में होती है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अब इरेगुलरिटीज़ तो हैं इस सरफेस में, ठीक है, ऐसे करके मान लो इस टाइप से इरेगुलरिटीज़ हैं सरफेस में, ठीक है। अब होता क्या है, मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा इधर, है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो आपने रखा है ना, मान लो बुक ही रखी आपने, तो ऑब्जेक्ट की भी सरफेस में ना इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ऑब्जेक्ट की भी सरफेस में इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो जब आपने कॉपी रखी हुई है, मान लो मेरे पास ये बुक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहीं पे मान लो ये बुक है मेरे पास, है ना, ये बुक है। अब मैंने इसको यहाँ रखा हुआ है अपने हाथों में, ठीक है। तो जब मैंने हाथों में रखा हुआ है तो अभी तो रुकी हुई है ये, है ना। तो इस स्टेज की मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि इस स्टेज में एक्चुअली होता क्या है। ऐसे जैसे ही मैंने एक सरफेस पे बुक को रखा हुआ है, तो होता क्या है, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि जो सरफेस है उसमें तो इरेगुलरिटीज़ हैं। कैसी? ऐसे ऐसे इरेगुलर सरफेस है पूरी, ठीक है, ऐसी सरफेस है इरेगुलर सी। और जो मैंने बुक रखी हुई है, और बुक भी इरेगुलर है ना, तो बुक भी कुछ ऐसी है, देखो कैसी, ऐसे ऐसे, मतलब ये इसके जो वो होते हैं ना गड्ढे आप बोल सकते हो, इसमें एकदम इंटरलॉक्ड होती है। इसको हम बोलते हैं इंटरलॉकिंग। क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या बोलते हैं इसको? इंटरलॉकिंग। तो ये जो बुक है जब इस सरफेस पे पड़ी हुई है, ये जो नीचे वाली, दिस इज अ सरफेस, दिस इज अ सरफेस जिस पे मैंने रखा हुआ है बुक को, है ना, प्लेटफॉर्म जिस पे रखा हुआ है, एंड दिस इज माई बुक। तो जो दो सरफेसेस हमारे टच में हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये इररेगुलर सरफेसेस हैं, है ना। तो इनके ना ऐसे ऐसे इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बुक में भी ऐसे होगा, है ना, और जो सरफेस है उसमें भी ऐसे होगा, है ना, सरफेस में भी ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये दोनों ना आपस में इंटरलॉक हो जाती है। जैसे आप समझो कि मेरी फिंगर्स हैं, है ना, ये फिंगर्स हैं और मेरी ये दूसरे हाथ की फिंगर्स हैं, मैंने इसको ऐसे कर लिया, है ना, अब ये इंटरलॉक हो गया। इसी टाइप से इंटरलॉकिंग हो जाती है जब हम किसी सरफेस को दूसरे सरफेस पे रखते हैं, है ना, और वो रुका हुआ है ना। अब आप सोचो, मैं इसको इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ बट ये बुक मूव नहीं कर रही। क्यों नहीं मूव कर रही? है ना, वो इसलिए मूव नहीं कर रही क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया, मान लो ये मैंने फोर्स लगाया इधर एफ का, तो ये जो इंटरलॉकिंग है ये इसको प्रिवेंट करेगा मूव करने से, है ना, ये इसको प्रिवेंट करेगा। जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो ये जो इंटरलॉकिंग है ये इसको प्रिवेंट करेगा, ये इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, ये इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। और अगर आप एटॉमिक लेवल पे देखो, है ना, अगर और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके एटम्स के लेवल पे देखो तो आपको दिखेगा ये बेसिकली जो एटम्स है ना आपस में अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स इनमें जनरेट होता है ना। तो इस वजह से ये फ्रिक्शन का फोर्स आता है ना, इस वजह से ये फ्रिक्शन का फोर्स आता है। तो आप मूव करने की कोशिश करोगे और ये इंटरलॉकिंग है ना, एटम्स हैं, एटम्स आपस में अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, है ना, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे फंस जाता है, मतलब जैसे मान लो ये मैंने ये किया ऐसे, क्या बोलते हैं, ये उंगलियां ऐसे फंसा दी तो ये फंस गया। अब मैं ऐसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये नहीं हट पा रहा, है ना। जब तक मेरा फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा तब तक ये इंटरलॉकिंग नहीं टूटेगी, है ना, समझ में आ रही बात? ये इंटरलॉकिंग तब नहीं टूटेगी। तो होता क्या है बेसिकली कि हम फोर्स लगाते हैं तो ये इंटरलॉकिंग, आप ऐसे समझो कि ये जो इरेगुलर सरफेस है ये प्रिवेंट करती है इस बुक को आगे मूव करने से, है ना। और जो ये फोर्स लगाती है इसके ऊपर पीछे, है ना,
उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? समझ में आ रही बात? क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, क्लियर है ना? तो अभी आप जब 11th में जाओगे तो आप पढ़ोगे इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना, एक टाइप का, है ना। और कॉन्टैक्ट फोर्स भी है ये फ्रिक्शन तभी लगता है जब दोनों सरफेसेस आपस में कॉन्टैक्ट में हो, है ना। तो आप ऐसा समझो कि जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आती हैं, है ना, तो हर चीज़ दुनिया में किससे बनी है? एटम से। किससे बनी है? एटम से, है ना। और दो सरफेसेस जब पास में आएंगी तो उनके एटम्स इंटरैक्ट करेंगे, है ना, उनकी वजह से ये सारे फोर्सेस जनरेट होते हैं, है ना। और ये इंटरलॉकिंग जो इरेगुलरिटी होती है, इस वजह से ये फोर्स जनरेट होता है। कौन सा? फ्रिक्शन का, है ना। तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है ना, उसमें दो टाइप के फोर्स आते हैं। जो अभी जब दो सरफेसेस को हमने कॉन्टैक्ट में रखा है तो दो फोर्सेस आते हैं। एक होता है फ्रिक्शन, है ना, एक होता है फ्रिक्शन, और दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। फ्रिक्शन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, है ना। दोनों ही एक टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं बेसिकली, है ना। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बस आप याद रखो इसको कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है। समझने के लिए आप ऐसे समझो, समझने के लिए कैसे समझोगे? समझने के लिए ऐसे समझो कि भाई जो सरफेसेस होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, है ना। जो सरफेसेस होती हैं वो इरेगुलर होती हैं और ऐसे इंटरलॉकिंग बन जाती है, जिस वजह से जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये बॉडी आगे मूव नहीं कर पाती, बिकॉज ये ऐसे फंसी रहती है इसमें, है ना। ये ऐसे इसमें फंसी रहती है, और जब भी आप आगे फोर्स लगाओगे तो ये इंटरलॉकिंग इस बॉडी के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना। समझ में आ रही ना बात? और थोड़ा एटॉमिक लेवल पे दिखाऊं तो ऐसा कुछ है, देखो ऐसा है ये सरफेस, है ना, और ये जो ऊपर वाला सरफेस है वो कुछ ऐसा है। तो अगर F ऐसे लगा तो ये जो चीज़ है ये इसको प्रिवेंट करेगी पीछे जाने से, आगे जाने से, है ना, इसको जाने नहीं देगी आगे। तो ये जो फोर्स लग रहा है, दिस इज व्हाट? दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आई? क्यों फ्रिक्शन आता है ये समझ में आया? दैट इज बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेस, ठीक है। अच्छा, जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज़्यादा इरेगुलरिटी होती है ना। मान लो एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो ग्लास है, ठीक है, ग्लास है, वुड है, ठीक है, एंड लेट्स से और क्या ले लें एग्जाम्पल, ग्लास है, वुड है, एंड आपका रोड है ना, जो रोड होता है ना जिस पे कार्स चलती हैं। अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा रफ़ कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा रफ़ कौन सा है? रोड है। फिर दूसरे नंबर पे रफ़ वुड है, वुड भी रफ़ होता है, और फिर ग्लास स्मूथ होता है ना, ग्लास बहुत स्मूथ होता है, राइट। तो ग्लास बहुत स्मूथ है, तो अगर मैं इसकी सरफेस बनाऊँ ग्लास की तो ये कुछ ऐसी होगी, देखो कैसी, ऐसे इरेगुलर है बट कम है। वुड के केस में बनाऊं तो वुड के केस में ऐसा आएगा, थोड़ी ज़्यादा इरेगुलर। रोड के केस में बनाऊं तो रोड के केस में और ज़्यादा इरेगुलरिटी आएगी, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, जितना सरफेस स्मूथ होता जाता है उतना ये इरेगुलरिटी कम होती जाती है। और अगर इरेगुलरिटी कम होगी तो क्या होगा? इरेगुलरिटी कम होगी तो फ्रिक्शन भी कम लगेगा, है ना। स्मूथ होगी सरफेस तो क्या होगा? फ्रिक्शन कम लगेगा, है ना। समझ में आई बात? तो इसीलिए जितना इरेगुलर सरफेस होता है, जितना रफ सरफेस होता है, उतना फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है। समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर है इतना? तो थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं। इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट, ठीक है। ये सबको पता है कि भाई बॉल को हमने फेंका, है ना, बॉल को हमने फेंका तो बॉल रुक क्यों जाती है थोड़ी देर बाद? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होता है ना। तो बॉल जब आगे जा रही होती है तो जो ग्राउंड होता है वो उसके ऊपर पीछे की तरफ फ्रिक्शन का फोर्स लगाता है ना, और जिसकी वजह से पीछे की तरफ फोर्स लगने की वजह से ये बॉल रुक जाती है ना। फ्रिक्शन बिटवीन द वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग, है ना। तो अगर हमको पानी में बोट चलानी है ना, अगर हमको पानी में बोट चलानी है तो हमको उसको रो करना पड़ता है ना, ऐसे पीछे पानी से ऐसे रो करना पड़ता है ना। नहीं तो भाई क्या होगा, जो पानी का सरफेस है वो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा, है ना, और बोट चलना बंद हो जाएगी, है ना। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ सॉलिड्स ही फ्रिक्शन लगाते हैं, कोई भी सरफेस जो इरेगुलर है वो फ्रिक्शन लगाती है। पानी भी एक इरेगुलर सरफेस ही है, करेक्ट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स
एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना। अब मैं इसको थोड़ा और आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी आप जब 11th में पढ़ोगे, मैं थोड़ा आपको पहले ही एडवांस में कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। ये है क्या, ये बच्चों के मन में बहुत बड़ा डाउट होता है कि भाई डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है। एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट नहीं होता है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। होता क्या है, मान लो कि ये एक ब्लॉक है ना, बुक रखी हुई है, ठीक है, टेबल पे, ऐसे टेबल है, उसके ऊपर बुक रखी हुई है, ऐसे, ठीक है, टेबल के ऊपर हमने बुक रखी हुई है, ठीक है, ऐसे मान लो, या कुछ भी रखा हुआ है, ऐसे बॉक्स रखा हुआ है ना। अब मैंने इस बॉक्स को मूव करना स्टार्ट किया या फोर्स लगाना इसके ऊपर स्टार्ट किया, तो होता क्या है कि ये जो नीचे वाली सरफेस देख रहे हो आप, कौन सी, ये वाली, एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे से बनाते रहो, रुको एक मिनट, थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ आपको, रुक जाओ। पहले हम बुक बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है। ये मेरा कुछ बॉक्स पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मेरी सरफेस है जिसके ऊपर पड़ा हुआ है, लेट्स से ऐसे कोई सरफेस है, ठीक है, टेबल है मान लो, ठीक, और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब ऐसा समझो, कैसे समझो, अब मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, F। अब हुआ क्या, अच्छा ये जो नीचे वाली सरफेस है, ये जो कांटेक्ट में है, ये वाली, है ना, ये सरफेस जो है वो कांटेक्ट में है ना, यही सरफेस तो है जो इस टेबल के कांटेक्ट में, ये टेबल है, ठीक है, ये जो सरफेस है ये टेबल के कांटेक्ट में है, ठीक है। अब होगा क्या, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये सरफेस आगे चलना स्टार्ट किया, है ना, इस सरफेस की टेंडेंसी हुई, टेंडेंसी मतलब आगे बढ़ने की टेंडेंसी, है ना, टेंडेंसी होना ज़रूरी है फ्रिक्शन लगने के लिए। पहली बात, फ्रिक्शन लगने के लिए क्या होना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने इस बॉक्स के ऊपर आगे फोर्स लगाया, है ना, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, मान लो दिस इज फ्रिक्शनलेस, लेट्स से दिस इज फ्रिक्शनलेस, लेट्स एज्यूम कि ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये टेबल एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो क्या होगा, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, ये आगे बढ़ जाएगा, चलने लगेगा ना आगे। हम किसी ऑब्जेक्ट को क्यों मूव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरफेस रफ होता है। आप अलमीरा है, अलमीरा को जमीन पे रखा होता है, अलमीरा है ना, अलमारी रखी होती है घर में, सबकी अलमारी होती है, आप उसको मूव करने की कोशिश करते हो, वो मूव नहीं होती, क्यों नहीं मूव होती, क्योंकि जो ग्राउंड है वो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगाता है, पीछे जो ग्राउंड है वो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन का फोर्स लगाता है, ठीक है। और आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इस फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा नहीं है, वो नहीं हो पा रहा है उससे ज़्यादा, इसीलिए ये रेस्ट पे रहता है ना, इसीलिए ये नहीं मूव करता। बात समझ में आ रही है, आप अलमीरा को मूव करने की कोशिश करते हो फोर्स लगा के, बट ग्राउंड जो होता है वो उसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लगाता है, बिकॉज ग्राउंड इज रफ, तो वो उसको फ्रिक्शन का फोर्स पीछे लगाता है, और ये जो आप फोर्स लगा रहे हो वो इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है, इसीलिए ये अलमीरा नहीं मूव करता है। अगर आप इससे ज़्यादा फोर्स लगा लो तो ये मूव कर जाएगा आगे, है ना। तो कुल मिला के गेम किसका है, फ्रिक्शन का, किसका है, फ्रिक्शन का, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ, आप मान लो कि ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है ना। अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये आगे मूव करने लगेगा, है ना। अब आप ध्यान दो कि हो क्या रहा है, ये सरफेस है और ये बुक की सरफेस है ना, ये टेबल है, ये बुक है, तो ये जो सरफेस है ये आगे मूव कर रही है इसके रिस्पेक्ट में। अब फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों सरफेस साथ में रहें हमेशा, ये इसके रिस्पेक्ट में आगे मूव नहीं करे। तो फ्रिक्शन क्या करता है,
फ्रिक्शन ये बोलता है, फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन चाहता है कि ये सरफेस और ये सरफेस साथ में रहें, इनके बीच में रिलेटिव मोशन ना हो। इसको बोलते हैं हम रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। जैसे मान लो आप चल रहे हो, मैं ट्रेन का एग्जांपल देता हूँ आपको। ट्रेन का एग्जांपल बहुत सिंपल है। कभी आप ट्रेन में बैठे हो, है ना, और साइड में प्लेटफॉर्म में दूसरी ट्रेन भी आ जाए, है ना। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप नहीं चल रहे होते हो और आपकी साइड वाली ट्रेन चलने लगती है, तो आपको लगता है हमारी ट्रेन चल रही है, हमारी ट्रेन पीछे जा रही है, बट ऐसा नहीं होता। दैट इज़ बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। क्यों? क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में ये आगे चल रही है। इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन, है ना। अब मान लो ऐसा हो कि आपकी भी ट्रेन चल रही है और ये भी ट्रेन चल रही है और दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा ये ट्रेन आपके हमेशा बाजू में है, क्योंकि जिस स्पीड से आप चल रहे हो, मान लो आप चल रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, आपकी ट्रेन चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये भी ट्रेन चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको लगेगा कि आप लोग तो साथ साथ हो, दोनों ही नहीं चल रहे, है ना। क्योंकि हम जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमको थोड़ी लगता है कि ट्रेन चल रही है, हमारे लिए तो आसपास सब चीज़ें रुकी हुई होती हैं, है ना। तो हमको लगेगा कि साइड वाली भी नहीं चल रही है। इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं? रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। क्या होता है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये ब्लॉक है और ये इसके ऊपर एक और बुक रखी हुई है और ये चल रही है और ये रुका हुआ है, दिस इज एट रेस्ट। तो ये सरफेस जो है इसके रिस्पेक्ट में क्या आगे मूव कर रही है, इसको बोलेंगे कि ये सरफेस इसके रिस्पेक्ट में रिलेटिवली आगे मूव कर रही है, रिलेटिवली इट इज मूविंग फॉरवर्ड, है ना। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरी सरफेस आगे जा रही है या पीछे जा रही है, मूव कर रही है कुल मिला के, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है। फ्रिक्शन बेसिकली रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। फ्रिक्शन क्या चाहता है कि दो सरफेसेस हमेशा साथ में रहें, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो कि एक ट्रॉली है, ठीक है, और उसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। लेट्स से ये ट्रॉली चलने लगी 10 मीटर पर सेकेंड से और बुक अभी भी जो है वो रुकी हुई है, इसके ऊपर प्लेस्ड है, बस रुकी हुई है। मैं पूछूं आपसे इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, है ना। तो हमको जब भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना होता है तो हम क्या करते हैं, जिस सरफेस पे हमको फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताना है उस सरफेस को हम क्या मान लेते हैं? फ्रिक्शनलेस। इस सरफेस को हम मान लेते हैं फ्रिक्शनलेस। तो अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस होती तो क्या होता? ये ऊपर वाली जो बुक है वो तो ऐसे ही रहती और जो नीचे वाली है ये आगे चली जाती, क्योंकि ये आगे जा रही है ना, तो ये आगे चली जाती। और फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों सरफेसेस हमेशा साथ में रहें। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा? फ्रिक्शन इस बॉडी के ऊपर पीछे ही लगेगा ताकि ये इसको आगे ना जाने दे, है ना। और इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे जा रहा होगा। कैसे? अगर ये आगे जा रहा है तो ये इसके रिस्पेक्ट में पीछे जा रहा होगा ना, समझ में आ रही बात। तो फ्रिक्शन इसके ऊपर आगे लगेगा। तो किसी भी सरफेस पे जब फ्रिक्शन लगता है ना, वो एक्शन एंड रिएक्शन पेयर होता है। ये सारे 11th के कंसेप्ट हैं, थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं, है ना, बट समझने की कोशिश करो। मैं थोड़ा हायर लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, है ना। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्रिक्शन कब लगता है, जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन हो मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे मूव करे या पीछे मूव करे, मतलब मोशन होना चाहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। और इस मोशन के अपोजिट लगता है ये हमेशा, है ना। जैसे अगर मैं बुक मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये जो बुक है, ये जो सरफेस है नीचे वाली, ये आगे मूव कर रही है। तो फ्रिक्शन नहीं चाहेगा कि ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे से अलग हो मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करें। तो फ्रिक्शन इस वाली सरफेस के ऊपर पीछे लग जाएगा। किसके ऊपर? ये बुक के ऊपर। तो अगर मैं पूछूं कि भाई इस बुक पे फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, तो वो पीछे लग रहा है और ये आगे लग रहा है। ये फोर्स है जो हम लगा रहे हैं और ये फ्रिक्शन है जो सरफेस लगा रहा है ना। समझ में आई बात। तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन।
डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब बोल सकते हो, या फिर डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन इज अ करेक्ट वर्ड। डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना। तो फ्रिक्शन कभी नहीं चाहता कि ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करें। फ्रिक्शन ऑलवेज ट्राइज टू कीप टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो वो नहीं चाहेगा कि ये सरफेस और ये सरफेस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करें। तो हमेशा फ्रिक्शन ऐसे लगता है कि वो ये चाहेगा कि ये सरफेस इसके रिस्पेक्ट में रुकी हुई हो, है ना। तो ये अगर सरफेस आगे जा रही है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर पीछे लगेगा।